जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस के ऐसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पिछले साल के एग्जाम में आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये चारों क्वेश्चन पेपर हैं और मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए लिख लिए हैं। आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मुझे सॉल्व करवाने हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। तो अभी तक मैंने सॉल्व करवा दिया है। आपके ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, श्वसन तथा दहन में अंतर। उसके बाद ये वाला भी सॉल्व करवा दिया, ये वाला ओजोन वाला भी सॉल्व करवा दिया। आज मैं आपको करवाने वाला हूं अनैच्छिक क्रिया और समजात तथा समरूप अंगों को, और दूसरी बात एक और जाइलम का कार्य। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन मैं आपका सॉल्व करवाने वाला हूं। पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, इसकी क्रिया विधि लिखिए। मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन पेपर। देखो यही क्वेश्चन सेम यहाँ पर मैंने लिख लिए थे, बस ये आए हुए हैं। देखो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को आपको बताना। ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर ये है, इसमें आप लोग देख लो समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझे। ये भी आया हुआ है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं क्लास 10th साइंस की, जिसमें से आपको तैयारी करना है और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, 4 अंक में क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान देना। तो देखिए अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं निम्न प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम आपको लिखना है, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है भाई साहब, प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, जब अचानक किसी उद्दीपन के कारण अनुक्रिया होती है जिसमें मस्तिष्क का कोई संबंध नहीं होता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। देखिए मस्तिष्क में एक मेरुरज्जु होता है, वही मेरुरज्जु इस क्रिया को नियंत्रित करती है। मैं आपको सिंपल सा समझा दूं, जैसे कि आप लोग देखोगे कभी आग के पास बैठोगे और अचानक अगर आपके पास आग आ गई, मतलब छू गई, तो आपको दिमाग से सोचने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी कि नहीं आग आ गई अब मैं हाथ हटाऊं। आपका हाथ ऑटोमेटिक ऐसे हट जाएगा, मतलब बिल्कुल तेज से। जैसे कोई अचानक आपको मतलब सुई चुभा दे, ऐसे सुई चुभा दे अगर ऐसे, तो आप लोग अचानक हटा लोगे। ये थोड़ी नहीं कि सुई की तरफ घुसेड़ दोगे, नहीं ऐसे हटा लोगे, आप जानते हो ना। तो ये सारी चीज़ें यही होती है प्रतिवर्ती क्रिया। अनैच्छिक क्रिया क्या है, अनैच्छिक मतलब आपको समझ में आ ही रहा है कि मतलब जो बिना इच्छा के होने वाली क्रियाएं हैं हमारे शरीर में। तो कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो बिना इच्छा के होती हैं, जैसे कि हमारे बिना इच्छा के तो हमारी सांस चलती है, यानी हृदय की जो धड़कन होती है हमारी बिना इच्छा के चलती है। क्या हम नियंत्रित कर सकते हैं कि हम अपनी हृदय की धड़कन रोक लें, ऐसा होने लगे तो किसी की मृत्यु ही ना हो, मतलब वो हमेशा चाहे कि मेरे हृदय की धड़कन चलती रहे, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। तो सिंपल, तो ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम सोच विचार कर तो नहीं करते, किंतु ऐसी क्रियाएं शरीर में लगातार चलती रहती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई अनैच्छिक क्रिया। आई होप आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप अपने से बनाकर इनको लिख देना। और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण देखो, गर्म प्लेट छू जाने पर अचानक हाथ का पीछे आना, मैंने आपको समझा ही दिया था। और अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है हृदय स्पंदन, मतलब हृदय की धड़कन आप लिख सकते हो, स्पंदन बात एक ही है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर अंतर, एक प्रकार का अंतर भी पूछे कि भाई अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं में क्या अंतर है, तो भी यही लिखना है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नहीं बल्कि मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। मेन है क्या, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, और अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई कर लो और लिख सकते हो। वैसे तो आप लिखोगे तो ज़्यादा आपको याद होगा। और इस वीडियो का कम से कम हम 1000 लाइक रखते हैं, तो करवा देना यार 1000 लाइक। और 500 कमेंट का उद्देश्य रखते हैं, तो 500 कमेंट कर देना। कुछ भी कर सकते हो, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नाइस, ऐसे कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और शेयर भी अपने दोस्तों के पास जरूर कर देना, अपने दोस्तों के पास व्हाट्सअप में शेयर कर देना। ऐसी की चिन्ह होगा, उसमें क्लिक करोगे व्हाट्सअप आएगा, शेयर कर देना। आगे है समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। आपको समजात और समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाना है। मैं बिल्कुल आराम से समझा दूंगा यार, क्यों दिक्कत ले रहे हो, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे देखो समजात अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इतनी सरल परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है। देखो संरचना एक समान होती है, लेकिन क्या होता है, उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब संरचना तो एक होगी लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे अंगों को हम बोलेंगे समजात अंग। जैसे कि मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद। गाय के अग्रपाद और मनुष्य की जो बाजू होती है, इसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, आप ये जानते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
आगे है बिल्ली के अग्रपात तथा मनुष्य के हाथ। अब देखो बिल्ली के अग्रपात जो है, बिल्ली के आगे के जो पैर बनाए गए हैं वो भी मतलब दो हड्डियों से मिलकर मान लो बने हुए हैं, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे, आप जानते हो। और मनुष्य का जो हाथ है वो भी वैसे ही बने, हमारे जो ये हाथ है ऐसे यहाँ से देखो टूटा है। और जो बिल्ली का अग्रपात होता है आप लोग कभी देखोगे तो उसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा। जैसे कुत्ते का अग्रपात ले लो, वो भी सेम ही है, ठीक है। मतलब कुत्ते के अग्रपात तथा मनुष्य के हाथ वो भी एकदम ऐसे ही है। तो ये है, तो ये उदाहरण हो गया, मतलब आराम से आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि समझात अंक क्या होते हैं भाई साहब, कि कार्य क्या होंगे, कार्य भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। और देखने में भी भिन्न भिन्न होते हैं भाई। हमारे जो हाथ हैं और जो आपके कुत्ते के पैर हैं देखने में भिन्न भिन्न है और कार्य भी भिन्न भिन्न है, आप ये जानते हो। तो ये है। अब उसके बाद चलो बढ़ते हैं हम समरूप अंगों की ओर, ठीक है। ऐसे लिख दोगे तो कौन नंबर काटेगा यार। और 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना। कितने नंबर का? 4 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है कि समरूप अंग, मतलब भाई समरूप और समझात अंग में आपका अंतर ही तो पूछा है। तो समरूप अंग क्या होता है, नहीं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो याद रख लेना अगर करना है, वरना कोई जरूरत नहीं हिंदी मीडियम वालों को। ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देखो जस्ट उसका उल्टा है, उसमें क्या है, कार्य अलग अलग थे, लेकिन इसमें क्या है, ऐसे अंग जिसमें मतलब एक समान कार्य करते हैं, ठीक है। अलग अलग अंग होंगे लेकिन काम जो होगा वो एक समान करेंगे, परंतु उनकी आधारभूत संरचनाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, यानी भिन्न होती हैं, समान नहीं होती यानी भिन्न होती हैं। आधारभूत संरचनाएं भिन्न होती हैं। उसमें क्या है, आधारभूत संरचनाएं समान होती थी और कार्य क्या होते थे, अलग अलग होते थे। लेकिन इसमें क्या है, कार्य तो अलग, सॉरी उसमें तो कार्य, अरे यार कभी कभी जुबान ना ऐसे लड़खड़ा जाती है कि मतलब बोल नहीं पाते। आप लोग सोचते हो ये गलत कहाँ से हो रहा है। तो ठीक है, तो समरूप अंग क्या है, ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं परंतु उनकी आधारभूत संरचनाएं समान नहीं होती, समरूप अंग कहलाते हैं। मतलब कि भाई साहब 2 ऐसे जीव होंगे जिनके अंग होंगे, उन अंगों में क्या होगी कि एक समान कार्य तो करेंगे परंतु उनकी संरचनाएं अलग अलग होंगी। उदाहरण के तौर पर आप देखो चमगादड़ तथा चिड़िया के पंख। अब आप सोचोगे ये तो भैया समान है, लेकिन नहीं, उनकी संरचनाएं अलग अलग होती है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पर क्या है, ये देखो ये है आपके समझात अंग। क्या है ये समझात अंग, मतलब आप देखो यहाँ पर कि भाई इनकी संरचनाएं बिल्कुल समान हैं। आप लोग देखो ऐसे संरचनाएं समान हैं। और ये पक्षी का जो है, ये पक्षी का पंख होता है और मानव के जो ये हाथ होते हैं वो भी एकदम सेम होते हैं। ये समझात में आते हैं, पक्षी का पंख और मानव का हाथ भी समझात अंग का उदाहरण, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आओगे तो अब देखो यहाँ पर ये समरूप का मैंने उदाहरण दिया था कि चमगादड़ आप देख लो और पक्षी देख लो, ठीक है। तो चमगादड़ आप लोग देखोगे और पक्षी, इन दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा कि देखो चमगादड़ का जो पंख बनता है वो ऐसे और इसमें विभिन्न प्रकार से हड्डियाँ फैली हुई होती हैं, लेकिन जो यहाँ पर पक्षी का पंख होता है वो देखो इस तरीके का होता है। तो मतलब कि इनकी संरचनाएं क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन कार्य क्या है, समान है। तो यही यहाँ पर तो लिखा गया है, मतलब आप समझ गए आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है। तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो आप जानते हो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, मैंने कई बार बताया वैसे। तो यहाँ पर पौधों में जल का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन एक विशेष प्रकार की ऊतक यानी जाइलम ऊतक द्वारा होता है, सिंपल। अब उसके बाद हेडिंग डाल के लिखोगे, नंबर वाइज लिखोगे तो और अच्छे नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्रियाविधि पूछे तो हेडिंग डाला है क्रियाविधि। और देखो पौधों में जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, मतलब क्या होते हैं, पौधे जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। भाई जो पौधे होते हैं उनमें जड़ फैली हुई होती हैं, उन जड़ों से पौधा पानी लेता है और मतलब पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, ये आप जानते हो। मतलब यार आप रियल टाइम में देखो कैसे पौधा पानी लेता होगा, ठीक है। तो वही है कि पौधे जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। इस जल में पौधों के विकास के लिए जरूरी अन्य खनिज पदार्थ तथा लवण उपस्थित रहते हैं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बनाकर लिखोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते हो जो आपके मान लो अभी गेहूं बोया हुआ है तो उसमें खाद वगैरह डाली जाती है। तो खाद जो डाली जाती है क्या पौधों के ऊपर पड़ती है? नहीं ना, तो जड़ों के द्वारा ऊपर पहुँचती है। अब कैसे पहुँचेगी? खाद तो गट्टी की गट्टी होती है। खाद क्या करती है कि पानी में घुल जाती है और पानी में घुलने के बाद जड़ों के द्वारा उस पानी के साथ जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है। सिंपल यार, आप अपने रियल लाइफ में एग्जाम्पल सेट करो ना, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा अन्य उपस्थित खनिज तथा लवण जाइलम ऊतक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। ये आपका हो गया। और भी आगे लिख सकते थे कि भाई जब पानी पहुंच जाता है तो पौधा विकास करता है और उस जल का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है और फिर नीचे से जल जड़ों के द्वारा पौधों में चढ़ता रहता है और यह प्रक्रिया
हमेशा चलती रहती है। मतलब यह एक प्रकार का चक्र है जो चलता रहता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन न होगा तो नीचे से पौधा जो है जड़ से पानी न लेगा, और पानी न लेगा तो जो पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है फिर जो पदार्थ रहेंगे, खनिज पदार्थ और लवण, वो नहीं जा पाएंगे पानी के साथ। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन के साथ पानी तो उड़ता रहता है, जो खनिज पदार्थ और लवण होते हैं वो पौधों में मतलब सेव हो जाते हैं, एक प्रकार से पौधों के विकास के लिए लाभदायक होते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी आसानी से समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आप बहुत आसानी से समझा देते हो, इसीलिए मैं इस तरीके की वीडियो ला रहा हूँ। तो लिखने में बहुत दिक्कत लगती है, मतलब एक वीडियो बनाने में 5 मिनट की बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए लाइक तो यार विशेष प्रकार से कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपको वीडियो में जल्दी जल्दी देता रहूँगा। और ये देखो यहाँ पर जितने क्वेश्चन है मैं सभी सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा आपके एग्जाम तक में। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इधर भी है, ये देखो इधर। ठीक है, आपके इधर भी हैं और इधर भी हैं, ये देखो इधर, ये पेज में भी, ये पेज मैंने लिखे हैं कि मुझे इनको सॉल्व करवाने हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये सभी। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ किसी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।